Today we will be discussing chain reaction and conditions for chain reaction to be self-sustained. फिशन प्रोसेस में हमने जाना था कि किसी फिशनेबल न्यूक्लियाई जब किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो उसका फिशन दो कंपेरेबल मास के डॉटर न्यूक्लियाई में उसका फिशन हो जाता है और अबाउट 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है इस फिशन प्रोसेस में यूरेनियम 235 के केस में। और सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स का भी प्रोडक्शन इसमें होता है। अब ये फिशन प्रोसेस कंटिन्यूसली सस्टेन रहे, इसके लिए न्यूट्रॉन्स का इमिट होना ज़रूरी है। इस फिशन प्रोसेस में ऑन एन एवरेज 2 और 2.5 न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं प्रत्येक यूरेनियम फिशन प्रोसेस से। तो यदि 100 न्यूक्लियाई है यूरेनियम के तो अबाउट 250 न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं एक फिशन प्रोसेस में। ये न्यूट्रॉन जब किसी नियर बाय किसी फिशनेबल न्यूक्लियाई यूरेनियम 235 के किसी नियर बाय फिशनेबल न्यूक्लियाई से कोलाइड करते हैं तो उन न्यूक्लियाई का भी फिशन कर देते हैं। फिर उनसे और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वे भी अपने नियर बाय किसी फिशनेबल यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई को फिशन कर देते हैं। ये चेन रिएक्शन चलती रहती है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ये चेन रिएक्शन चलती रहती है, यानी पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह जनरेशन चलती रहती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। हमने पहली क्लास में देखा था कि जो यूरेनियम है उसके 3 आइसोटोप मिलते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। यूरेनियम 234 होता है वो उसकी अबुंडेंस बहुत कम होती है अर्थ पर। यूरेनियम 235 होता है उसकी भी बहुत कम होती है, जबकि यूरेनियम 238 है उसकी जो अबुंडेंस है अर्थ पर वो बहुत ज़्यादा होती है, नियरली मोर देन 99%। यूरेनियम 235 है उसका फिशन है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनसे हो सकता है, जबकि यूरेनियम 238 है उनका फिशन थर्मल न्यूट्रॉन से नहीं होता है। उनके लिए जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है जिनकी एनर्जी 1 MeV से अधिक होती है उनकी आवश्यकता होती है। तो जो न्यूट्रॉन फिशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं वो थर्मल एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इस केस में वो न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 का सक्सेसिव फिशन नहीं कर सकते हैं। तो यूरेनियम 238 को हम जो फिसाइल न्यूक्लियाई के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जबकि यूरेनियम 235 है उसकी मात्रा वैसे तो अर्थ में बहुत कम होती है, लेकिन उसका फिशन है वो जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो यूरेनियम 235 को का फिशन कर देते हैं। तो हमें यूरेनियम 235 है उसको इनरिच करना पड़ता है ताकि आगे जो सेल्फ सस्टेन रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहे। अब ये तो पहली कंडीशन थी, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, हमने पहली क्लास में देखा था। उसके बाद में क्रिटिकल मास ऑफ फिसाइल मटेरियल कि जो फिसाइल मटेरियल है उसका मास कितना होना चाहिए सेल्फ सस्टेन होने के लिए किसी चेन रिएक्शन का। तो हम जानते हैं कि किसी रिएक्शन को सेल्फ सस्टेन होने के लिए कम से कम एक न्यूट्रॉन, मोर देन 1 न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि वह आगे और यूरेनियम 235 के न्यूक्लियाई है उनका फिशन कर सकें। फिशन प्रोसेस में जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वे सभी फिशन करने वाले नहीं होते हैं कि आगे जाकर जो यूरेनियम 235 है उसका फिशन करें सभी न्यूट्रॉन्स।
कुछ न्यूट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो फिसाइल मटेरियल है वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स फिसाइल मटेरियल से के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और कुछ न्यूट्रॉन्स जो शिल्डिंग होती है, एक्सटर्नल शिल्डिंग होती है, उससे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन तब का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब न्यूट्रॉन्स के प्रोडक्शन की रेट न्यूट्रॉन्स के जो लॉस की रेट है उससे अधिक हो। हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे इसको। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फिसाइल नंबर which depends on the volume of the sphere, which means r cube volume of a sphere, while the loss of neutrons from the surface of a sphere of radius r is proportional to the surface area of sphere r square। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन है हर जनरेशन में वो तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, जबकि जो न्यूट्रॉन्स का लॉस है शिल्डिंग के द्वारा शिल्डिंग अब्जॉर्प्शन के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा वो है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो जो रिजल्टेंट रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड रेट ऑफ लॉसिंग न्यूट्रॉन्स, वो रेशियो है आर के। यानी जितनी साइज किसी फिसाइल मटेरियल की होगी, जितना मास होगा, उतने ही ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोडक्शन में प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जब कोई फिसाइल मटेरियल बहुत कम साइज़ का है, यानी जिसका मास बहुत कम है, लेस मास ऑफ फिसाइल मटेरियल, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोडक्शन। यानी न्यूट्रॉन्स का लॉस अधिक होगा, प्रोडक्शन कम होगा, और इस केस में जो चेन रिएक्शन है वो सस्टेन नहीं रह पाएगी और चेन रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ये इस मास को हम सब क्रिटिकल मास कहते हैं। यानी सब क्रिटिकल मास किसी फिसाइल न्यूक्लियाई है उसका मास सब क्रिटिकल है तो चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं होती है, क्योंकि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो मच लेस होती है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन से। यदि फिसाइल मटेरियल का मास बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि न्यूट्रॉन्स के प्रोडक्शन की रेट न्यूट्रॉन्स के लॉस की रेट से अधिक है, तो चेन रिएक्शन सस्टेन होगी। बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स उसमें प्रोडक्शन होंगे। इस मास को, फिसाइल मटेरियल के इस मास को हम ओवर क्रिटिकल मास कहते हैं। यदि किसी फिसाइल मटेरियल का मास मिनिमम हो, यानी मिनिमम मास ऑफ ए फिसाइल मटेरियल जो कि किसी चेन रिएक्शन को सस्टेन बना सके, तो वह मास क्रिटिकल मास कहलाता है। यानी कम से कम वह मास फिसाइल मटेरियल का जो किसी चेन रिएक्शन को निरंतर बनाए रखे, सस्टेन कर सके, उस मास को हम क्रिटिकल मास कहते हैं। इस क्रिटिकल मास को हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी समझ सकते हैं। आगे वाली स्लाइड में देखेंगे इसको। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है के इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन एनी वन जनरेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग जनरेशन। इसका मीनिंग यह है कि के है वो होता है रेशियो किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जैसे 5वीं जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और उससे जस्ट पहले वाली जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यानी 4th जनरेशन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं। उन दोनों का रेशियो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के कहलाता है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन है। यदि के ज़्यादा है, के ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी एक जनरेशन में वो अधिक है अपनी
प्रीवियस जनरेशन के न्यूट्रॉन से। तो इस केस में सक्सेसिव जनरेशन्स के दौरान जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इस केस में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती है इस केस में जब के का मान ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि इस केस में जो पॉपुलेशन है न्यूट्रॉन्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आफ्टर सक्सेसिव फिशन प्रोसेस। यदि के का मान 1 है इक्वल्स टू 1 है तो इस केस में चेन रिएक्शन स्टेडी होती है और अंडर कंट्रोल होती है। इस केस में जो फिसाइल मटेरियल का मास है वह भी क्रिटिकल मास होता है, क्योंकि मिनिमम इतना ही मास होता है कि किसी चेन रिएक्शन को सस्टेन बना सके। तो ये के बराबर 1 वाली सिचुएशन होती है। यदि के का मान लेस देन 1 है तो चेन रिएक्शन स्टॉप ऑटोमेटिक। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि के लेस देन 1 वो कंडीशन होती है जब किसी फिसाइल मटेरियल का मास सब क्रिटिकल होता है, यानी उसका मास इतना कम होता है कि इतने न्यूट्रॉन जनरेट नहीं होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं फिशनेबल न्यूट्रॉन्स कि वो किसी चेन रिएक्शन को आगे सस्टेन कर सके। तो के लेस देन 1 वाली स्थिति में चेन रिएक्शन स्टॉप्स हो जाती है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ फिशनेबल न्यूट्रॉन्स एंड दिस इज द कंडीशन फॉर सब क्रिटिकल मास। अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से यह हम समझ सकते हैं कि हर जनरेशन पर जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से कम से कम एक न्यूट्रॉन उस रिएक्शन को सेल्फ सस्टेन करने में यूज हो रहा है। बाकी के जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो एक या दो जो भी है वो वही न्यूट्रॉन्स में बढ़ोतरी है। यानी यदि के न्यूट्रॉन है तो सक्सेसिव जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या के माइनस वन के फैक्टर से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है वो तो रिएक्शन को सेल्फ सस्टेन करने में काम आ गया। बाकी के न्यूट्रॉन्स है के माइनस वन वो ही इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है, इफ़ एट द बिगिनिंग t इक्वल्स टू 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n है। यदि t बराबर 0 पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n है देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर जनरेशन। तो उसके बाद वाली जो जनरेशन है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इंक्रीज की रेट क्या होगी n इंटू के माइनस वन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो तो अभिक्रिया को रिएक्शन को सेल्फ सस्टेन करने में काम आ गया। बाकी के जो रिमेनिंग न्यूट्रॉन्स हैं उनसे उस फैक्टर से ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इफ़ T0 इज द एवरेज टाइम टेकन in between the production of neutrons of two successive generation, then dn upon dt equals to n k minus 1 t नोट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली स्टेज यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इक्वल्स टू n नोट था, c की वैल्यू निकल गई। इसके बाद फाइनली हमें ये मिल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू n नोट एक्सपोनेंशियल k माइनस 1 t अपॉन t नोट। ये लास्ट वाली इक्वेशन है वो ये दिखाती है कि किसी जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। यदि हमें फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या दे रखी हो और जो टाइम इंटरवल है उन जनरेशन के बीच में वो दे रखा हो, तो यदि के का मान हम 1.005 मान लें, के ग्रेटर देन 1 मान लें, जैसा कि हमने इस केस में माना था फर्स्ट वाले केस में जो कि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए था। यदि हम के का मान ग्रेटर देन 1 मान लें, 1.005 मान लें और टाइम इंटरवल 10⁻⁻8 सेकेंड
यहाँ पर मान लें और इन दोनों को यदि इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें जो n की वैल्यू है वो इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनका एक्सपोनेंशियली 5 इंटू 10⁵ इस फैक्टर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। यानी जो चेन रिएक्शन है, सक्सेसिव चेन रिएक्शंस है, उसके कई जनरेशन के बाद में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। थैंक यू।